अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्योंकि पिछले 2 चैप्टर्स में हमने डिमांड और सप्लाई को देखा, तो अब हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि डिमांड और सप्लाई जो हमने पूरे 2 चैप्टर्स में स्टडी की है, उनकी अहमियत क्या है या वो किस लिए हमने स्टडी की। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोरिलेशन आपस में है, तभी उनको आपके इस चैप्टर में भी इंक्लूड किया गया। और क्लास के शुरुआती लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड होगी तभी उसकी सप्लाई होगी, और वाइस वर्सा जब किसी भी चीज़ की सप्लाई होती है तो उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। मंडी का जो तवाज़न है, वो जो इंटरैक्शन है हमारी सप्लाई और डिमांड की, उसी के ऊपर मुनहसर होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब तवाज़न की हमने बात की है, तो इसके लिए ये बात अहम है कि हम तवाज़न के मफ़हूम को पहले समझें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम असल में होता क्या है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आप सबको पता भी है कि तवाज़न या इक्विलिब्रियम ऐसी हालत या सिचुएशन होती है जिसमें एक सिमत में हरकत करने वाली कुव्वत जो होती है, मुखालिफ सिमत में या ऑपोजिट डायरेक्शन में हरकत करने वाली जो पावर है उसको बेअसर कर दे, यानी न्यूट्रलाइज कर दे। तो दोनों सिमतों की जो कुव्वत है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएं, तो इसको हम तवाज़न बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत एग्जाम्पल उन्होंने तराजू की दी है। जब आप तराजू में वेटेज करते हैं तो दोनों पलड़ों की सतह जब तक बराबर ना हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम नहीं कहलाता या उस तराजू का तवाज़न नहीं कहलाता। अगर इंग्लिश में आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी है, आप ये बयान कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्ट्स a state of balance when the forces acting in the opposite direction are exactly the same। अब हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, सप्लाई और डिमांड की। डिमांड में हम लोग पैसे पे करेंगे और सप्लाई की सूरत में सप्लायर्स या एंटरप्रेन्योर्स या पैदावार के जितने भी अनासर हैं वो वसूलियाँ कबूल करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, प्राइसेस को एक्सेप्ट करेंगे। जो मंडी का तवाज़ुन है, अब इसमें क्योंकि 2 मुख्तलिफ कुव्वतें जो कि एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में काम कर रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई जिसे तलब और रसद भी कहते हैं, एक दूसरे के जिस पॉइंट पर बराबर होंगी उसको हम मंडी का तवाज़ुन कहेंगे। या दीगर अल्फाज में मंडी का तवाज़ुन जो है ऐसी कैफियत का नाम होता है जिसमें किसी भी शय की तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए। यानी इसमें एक ऐसी प्राइस पर हम लोग एंड करेंगे मार्केट को जिस पर खरीदार भी खरीदने को तैयार होगा और फरोख्तकार भी फरोख्त करने को तैयार होगा। यानी जो कीमत आप बीइंग डिमांडर या कंज्यूमर पे करने को तैयार होंगे, वही एग्जैक्टली कीमत जो सप्लायर है वो वसूल कर सकता है। अगर आपने चीज़ 10 रुपए की खरीदी है तो जो सप्लायर है उसको कभी भी 15 रुपए वसूल नहीं हो सकते। तो प्राइस का एक कॉमन फैक्टर है जो कि हमारे तवाज़ुन के डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब हमने ये देखना है कि हम तलब और रसद के तवाज़ुन की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शय की जो कीमत होती है और उसकी डिमांड होती है, उनके दरमियान आपस में माकूस रिश्ता पाया जाता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इसलिए जब भी क्योंकि किसी शय की कीमत कम होगी तो उसकी तलब बढ़ती चली जाएगी और कीमत में इजाफे की सूरत में तलब हमेशा कम होती रहती है। जबकि इसके बरक्स कानूनी रसद जो कि अभी हमने रिसेंटली पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं।
डायरेक्ट रिलेशनशिप या बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है इनमें। जब भी प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम होंगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब हम इसको गोशवारे की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि चीनी की कीमत जब लगातार बढ़ रही है, पहले 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 5th रुपये तक चली जाती है, तो हमारी जो मिकदार तलब है प्राइस बढ़ने के साथ साथ रिडक्शन को शो कर रही है। अपनी आसानी के लिए हमने सिंप्लीफाइड यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, जबकि जब आप प्रोग्रेस करेंगे सब्जेक्ट में और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये वैल्यूज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। लेकिन अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत ही बेसिक लेवल पर इनको आसान न्यूमेरिक्स में रिफ्लेक्ट किया गया है ताकि बआसानी आप इसके ताल्लुक को समझ सकें। इसके ताल्लुक को हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कीमतें, क्योंकि अभी हमने कहा कि सेम रहेंगी डिमांडर, कंज्यूमर और सप्लायर के लिए, इसीलिए सेम प्राइस पर कोई एक डिमांड होती है और कोई एक सप्लाई एग्जिस्ट करती है। डिमांड का रिलेशनशिप भी हम पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं कि ये रिड्यूस होता है विद द इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस, और सप्लाई जो है इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए ये रिडक्शन की तरफ है 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 एंड 20 से 10 की तरफ। जबकि सप्लाई जो है वो इंक्रीमेंट को शो कर रही है विद द इंक्रीज इन प्राइस, जो कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 की तरफ बढ़ रही है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइस को हमने डिमांड एंड सप्लाई के साथ जब एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक पॉइंट ऐसा हमारे पास डिराइव होगा जहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन होगा सप्लाई और डिमांड का। इसी को हम तवाज़न या इक्विलिब्रियम कहेंगे। जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्योंकि पहले भी हम क्वांटिटी को लेते रहे हैं, अब क्योंकि हम सप्लाई और डिमांड को इकट्ठा ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड आप लिखेंगे। जबकि वाई एक्सिस पर आप चीज़ों या अशिया की कीमतों को लेते हैं। इस सूरत में हमने चीनी की कीमत को वाई एक्सिस पर लिया है। जब आप प्राइसेस को विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड डिराइव करेंगे तो आपके ये पॉइंट नेगेटिव टेंडेंसी के साथ ड्रॉ हो जाएंगे। जब आप तमाम तर पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तो आपके पास डिमांड कर्व आ जाएगा उस चीनी के लिए जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट प्राइसेस पर। बिल्कुल इसी तरह से जब हम प्राइसेस और सप्लाई के पॉइंट्स को डिराइव करेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें शो करते हैं, जो कि इन काले नुक्तों से यहाँ पर जाहिर किया गया है। जब तमाम तर नुक्तों को आपस में आप मिला देंगे तो आपको एक कर्व डिराइव होता हुआ नजर आएगा, जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा जहां पर हमारे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हुई नजर आती हैं। इसी को हम मंडी या मार्केट का तवाज़ुन कहते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये 30 और प्राइस 3 पर लाई करता है। यानी जब मार्केट प्राइस 3 रुपये रह जाती है तो हमारे सप्लायर एज वेल एज कंज्यूमर्स चीज़ को खरीदने पर तैयार रहते हैं। यही हमारा तवाज़ुन कहलाता है। इसी सूरत में आप किसी भी किस्म की किसी भी शय का तवाज़ुन बआसानी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमने तवाज़ुन की बात की तो ये बात भी इसके साथ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये जो तवाज़ुन है हमेशा एक ही पॉइंट पर नहीं रहता, बल्कि लगातार तब्दील होता रहता है। क्योंकि हमने कहा कि ऐसी कैफियत है ये तवाज़ुन की जहाँ पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो हैं वो आपस में हमेशा बराबर होंगी। लेकिन
बाज़ औक़ात, क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर्स में डिमांड के भी कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि प्राइस के अलावा होते हैं। इसी तरह से हमने सप्लाई के भी कुछ ऐसे फैक्टर पढ़े थे जो कि सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं अदर देन द प्राइस, या कुछ ऐसे फैक्टर जो कि तलब और रसद दोनों को एक साथ तब्दील कर दें। ये तमाम तर तब्दीलियाँ जो होंगी हमारे मंडी के जो तवाज़ुन है उसको भी तब्दील करने का बाइस बनेंगी। अब हम पहले देखते हैं कि तलब में किस किस्म की तब्दीली होगी तो हमारा जो तवाज़ुन है वो मुतासिर होगा। जैसे हमने डिमांड के चैप्टर में देखा था कि जब भी हमारे ग्राफ में शिफ्ट आएगा, अगर प्राइस में तब्दीली की वजह से डिमांड चेंज नहीं हो रही तो हमारा कर्व जो होगा वो शिफ्ट होगा। यहाँ पर इसी तरह से जब हमारे तलब बढ़ेगी लेकिन सप्लाई अगर सेम रहती है, ये पहली कंडीशन है। इसमें हमने देखना है कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे मूव करता है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि शेयर की जो तलब होगी वो कम हो जाए लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो अभी हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे इक्विलिब्रियम का क्या असर होता है। इस बात को आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो चेंज है वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, अदर फैक्टर्स की वजह से है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। आप उनको भी प्लीज़ ज़रूर रिवाइज करिएगा ताकि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर पहले सिनेरियो को देखते हैं। मिकदार और तलब रसद को लिया है, जिसमें तलब और रसद को हम एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम अपनी प्राइसेस को इंडिकेट करेंगे। इक्विलिब्रियम को हमने हाइपोथेटिकल लिया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यूज न्यूमेरिकल हमने यहाँ नहीं लगाई। पहला जो इक्विलिब्रियम है जो कि अभी हमने पिछले ग्राफ में भी देखा, ई कहलाता है, जहां पर एस और डी कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने डिमांड को बढ़ते हुए रिफ्लेक्ट करना है फर्स्ट सिनेरियो में, तो हमारी जब भी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारा कर्व जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब डिमांड बढ़ जाने से जो हमारा नया कर्व है वो D1 है, जिससे हमारा नया इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाता है। अब ये जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब इसकी प्राइस और क्वांटिटी आप डिराइव करेंगे तो वो नई प्राइस जो है वो P1 है और नई क्वांटिटी जो है वो Q1 है। क्योंकि अब ये कर्व हमें आगे की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी को एक पुश मिलेगा, क्योंकि अब हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है और क्योंकि अब हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई तो नई डिमांड को मीट करने के लिए हमें हायर प्राइसेस चार्ज करना पड़ती हैं। जो सप्लायर होगा वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा क्योंकि सेम सप्लाई में अब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी सप्लाई हम चीज़ों को करते हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हम इंक्रीज नहीं कर सकते तो हमें डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को हमेशा बढ़ाना पड़ता है। सो सप्लायर इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाते हुए प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारा डिमांड और सप्लाई थी वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पर थी जो कि ई था। यहाँ पर प्राइसेस और क्वांटिटी डिराइव करने से हमें पी और क्यू जो क्वांटिटी है वो हासिल होती है। जैसे ही अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में कमी वाक़या होती है तो डी से D1 की तरफ कर्व मूव करता है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड या बैकवर्ड कर्व मूव करता है, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम जो है अब निचली सतह पर चला जाता है E से E1 की तरफ। अब क्योंकि ये हमें पीछे जाता हुआ महसूस हो रहा है, डिमांड क्योंकि कम हुई है तो हम अब जो हमारी Q1 क्वांटिटी है वो इनिशियल क्वांटिटी से हम कम डिमांड कर रहे हैं, इसलिए उसका जो पॉइंट होगा वो थोड़ा पीछे होगा। अब नई प्राइसेस भी क्योंकि सेम सप्लाई पर डिमांड कम हो चुकी है तो प्राइसेस सप्लायर को कम चार्ज करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि जब सप्लाई एक अवेलेबल है मार्केट में, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए सप्लायर को प्राइसेस घटानी पड़ती हैं।
ये मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स डिमांड सिनेरियो में, जब हमारी डिमांड जो है वो चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो सेम रहती है। जो हमारी रसद में तब्दीली है इसको हम कल स्टडी करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज के लिए आप इतना ही रिवाइज कर लें। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।